सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10 का मित्रता नामक शीर्षक पढ़ेंगे। मित्रता ये एक निबंध है जो कि हिंदी समालोचना के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करने वाले और बहुत ही श्रेष्ठ और विशिष्ट निबंधकार, इन महान समालोचक जिनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनका है ये लिखा हुआ निबंध मित्रता। और अपनी इन्हीं महानता, श्रेष्ठता के कारण, विशिष्टता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय का जो गद्य है, उस हिंदी गद्य को, गद्य यानी हिंदी गद्य, वो भी हिंदी गद्य को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। यानी इनके समय को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये इतने सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, समालोचक थे, समालोचना के सम्राट कहे जाते थे। तो मित्रता नामक जो शीर्षक है, इसकी एक वीडियो, उसमें 3 गद्यांश हम पहले पढ़ चुके हैं। मित्र कैसा होना चाहिए, क्यों हमें मित्र की आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो अगर आपने किसी वजह से पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, उसे अवश्य देखें, उसका कार्य पूरा करें, तभी आपको आगे का जो ये समझ में आएगा गद्यांश। चलिए देखते हैं आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या बताते हैं हमें मित्रता निबंध में। तो ये गद्यांश देखेंगे हम। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय का कितना भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बच्चों की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। तो क्या बताते हैं लेखक इसमें कि सहपाठी, सह साथ पढ़ने, सहा यानी साथ और पाठी पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला। तो साथ पढ़ने वालों की जो मित्रता, मित्रता तो आप समझते हैं, मित्र दोस्त होता है, और ता प्रत्यय लग करके मित्रता यानी दोस्ती जिसे आप कहते हैं। तो मित्रता जो सहपाठी की मित्रता होती है, साथ पढ़ने वालों की, इस उक्ति कहते हैं वाक्य, इस वाक्य या वचन में हृदय का कितना भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। तो जब सहपाठी की मित्रता कहा जाता है तो हृदय में कितनी उथल पुथल, कितनी बेचैनी पैदा हो जाती है, हलचल मच जाती है। क्यों? क्योंकि ये मित्रता वही मित्रता है जब हमारी वो स्कूल के समय में, जब हमारी बाल्यावस्था होती है, उस समय ये मित्रता होती है। उस समय की मित्रता में ना तो छल होता है, ना कपट होता है, और निश्चलता होती है, निष्कपट होता है, और चंचलता तो होती है। चंचलता जो, क्योंकि हम बच्चे होते हैं, उस समय छोटे होते हैं, तो खूब चंचलता में हम शरारतें करते हैं, खूब उधम मचाते हैं, तो ये सारी चंचलता उसमें भरी होती है। और सच्चा प्रेम भी होता है क्योंकि हमारे अंदर छल कपट की भावना नहीं होती, इस कारण उस समय की मित्रता में सच्चा प्रेम होता है। तो एकदम से सहपाठी की मित्रता कहते ही हमें अपने बचपन की मित्रता की या बचपन के मित्रों की याद आ जाती है और मन में हिलोरे उठने लगते हैं। उथल पुथल होना यानी हिलोरे उठना, वही चंचलता का भाव आ जाना, सारी बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, यानी जब हम बचपना पार करके, बालक यही कहा कि बचपना जब हम स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद जब हम युवावस्था को प्राप्त होते हैं, यानी युवक होते हैं, जवान होते हैं, तो जो नौजवान पुरुष यानी मनुष्य होते हैं, उनकी मित्रता बच्चों की मित्रता से यानी बालपन की मित्रता से कैसी होती है? दृढ़। दृढ़ कहते हैं मजबूत, उसमें शांत भी होती है, शांतता होती है, और गंभीरता भी होती है। गंभीरता यानी गहराई भी होती है। बचपन की तरह नहीं कि चलो छोटी सी बात हुई तो मचल गए, या इतना प्रेम उमड़ आया, या छोटी सी बात अच्छी नहीं लगी उसी पर ही एकदम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना आ जाती है। तो ये सारी चीजें युवावस्था में
समाप्त हो जाती हैं, बल्कि उसमें मजबूती आ जाती है। यानी हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं और उसमें वो शांत भी हो जाती है मित्रता। ये नहीं है कि छोटी छोटी बातें भड़क जाना या हर बात को हृदय से लगाना, वो बचपन वाली में होती है। तो वो शांति आ जाती है मस्तिष्क में और गंभीरता भी आ जाती है। यानी हर रिश्ते को हम गंभीरता से, गहराई से सोच विचार कर करते हैं। जो भी बात मित्रता में होती है, हमारे संबंधों में, मित्रों के संबंध में होती है, उन सब में गहराई होती है। गंभीरता यानी गहराई होना। गहराई से मतलब ये नहीं बिल्कुल गड्ढे में जाना, गहराई से ये कि गंभीरता आ जाती है हमारे सोचने समझने की शक्ति में, संबंधों को निभाने में। छोटी छोटी बातों पर हम ना नाराज होते हैं, ना बहुत ज्यादा उत्साह प्रदर्शित करते हैं। यानी एक गंभीरता के साथ हमारा रिश्ता चलने लगता है। उसी प्रकार युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। तो क्या कहते हैं कवि नहीं, लेखक, कि जिस प्रकार मित्रता में अंतर आ जाता है, उसी प्रकार युवावस्था के जो हमारे मित्र होते हैं, मित्रता में तो अंतर आता है, अब मित्र और मित्रता में तो अंतर आप समझ रहे होंगे। मित्र यानी जो सामने वाला व्यक्ति हमारा मित्र है, और मित्रता जो हमारे उनके बीच संबंध है, वो मित्रता। तो अभी मित्रता के बारे में बताया, अब मित्र के बारे में बता रहे हैं कि हमारी युवावस्था यानी जवानी की अवस्था में जो मित्र होते हैं, वे मित्र बाल्यावस्था यानी बचपन के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। भिन्न कहते हैं अलग, यानी बचपन के मित्रों से युवावस्था के मित्रों में अंतर आ जाता है, वो कुछ अलग होते हैं। मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इसी कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। तो लेखक क्या कहते हैं कि बचपन के मित्रों से युवावस्था के, जवानी के मित्र अलग हो जाते हैं। अब क्यों अलग हो जाते हैं? वो आपको, जब मित्रता में अंतर है तो मित्रों में भी अंतर होता है। यानी वो मित्र भी गंभीर होते हैं, उनसे मित्रता हमारी मजबूती से हो जाती है, जो अब नहीं टूटेगी। क्योंकि बचपन में तो हम माता पिता के संरक्षण में रहते हैं, जहां माता पिता रहे वहीं हम रहे, फिर हम कहीं और चले गए तो वो मित्रता हमारी छूट जाती है बचपन की। लेकिन युवावस्था में हम इतने जिम्मेदार हो जाते हैं कि हमारा अगर कोई सच्चा मित्र बन जाता है तो फिर हम उससे जीवन भर संबंध बनाए रखते हैं, अपने जीवन के दुख सुख सारे उससे बांटते हैं। तो इस तरह से कई तरह से हो गए, है ना। तो हम अपने दुखों को उनसे बांटना, खुशियों को उनसे बांटना, तो इस प्रकार से मित्र बचपन के मित्रों से वो अलग हो जाते हैं। तो और भी लेखक कहते हैं कि मैं समझता हूं, यानी वो अपनी समझ से लेखक बता रहे हैं कि मित्र चाहते हुए, यानी जब हम ये चाहते हैं कि हम कोई मित्र बनाएं अपना, तो बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना अपने मन में करते होंगे, अंदाजा लगा रहे हैं वो कि करते होंगे कि मित्र मेरा ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जब हम मित्रता करते हैं उस समय जो गंभीर लोग होते हैं, शांत धीर गंभीर प्रकृति के होते हैं, तो वो मित्र बनाते हुए 4 बार सोचते हैं। क्यों? क्योंकि मित्रता पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। अगर हमें अच्छा मित्र मिल गया तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सफल होगा, और यदि मित्र अच्छा नहीं मिला, कोई दुष्चरित्र वाला होगा, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो ये गंभीर व्यक्ति ऐसा सोचकर मित्रता करते हैं कि हमें अपना जीवन सफल बनाना है। लेकिन अधिकतर लोग जो है मन में कल्पनाएं करते हैं कि मित्र तो चाहिए, क्योंकि घर से बाहर निकले हैं, वहां मित्रों की आवश्यकता है, अकेले जीवन यापन नहीं हो सकता, तो मित्र तो चाहिए ही। लेकिन वो अपने मन में कुछ आदर्श आदर्श समझते, जिसे हम अपना, जैसे इंग्लिश में आप आइडियल कहते हो, उसे हिंदी में आदर्श कहते हैं। आदर्श मित्र की कल्पना करते होंगे मन में कि कैसा कैसा होना चाहिए। अधिकतर लोगों को समझ नहीं है मित्र का महत्व क्या है, तो वो यही कि भाई कोई सुंदर सा चेहरा हो, और देखने में सुंदर हो, चाल ढाल उसकी बड़ी सुंदर हो, और खूब आजाद स्वभाव वाला हो, खूब हंसता मजाक करने वाला व्यक्ति हो, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। खूब उसके पास धन दौलत हो कि हमारी खूब अपना दावत पानी हो, हम खूब मस्ती करें, है ना। तो यही लोग अधिकतर कल्पना मन में करते हैं। कल्पना यानी ख्वाब देखना मित्रों के लिए,
लेकिन लेखक क्या बताते हैं, पर इस कल्पित आदर्श से, जो हम कल्पना कर रहे हैं अपने दिमाग में, जो ये ख्वाब बना रहे हैं कि ऐसा आदर्श मित्र होना चाहिए जो देखने में सुंदर हो, जिसे देखते ही चार लोग ये कहें भाई तुम्हारा मित्र तो बहुत सुंदर है, तो ये सब ऐसी आदर्श मित्र की कल्पना जो है, उससे हमारा काम, जीवन की झंझट, ये जीवन को लेखक ने क्या कहा है, झंझट, एक झंझट ही होती है जीवन में, अनेक बाधाएं आती हैं, अनेक समस्याएं आती हैं। तो यदि हम सिर्फ यही देखकर मित्रता कर रहे हैं कि ये सुंदर चेहरा हो, सुंदर सी चाल ढाल हो, खूब उसके पास धन दौलत हो, खूब हंसी मजाक वाला प्रसन्न चित्त उसका स्वभाव हो, तो इनसे हमारा जीवन जो एक संघर्ष की भांति है, उसमें ऐसे मित्रों से काम नहीं चलता। क्यों? वो तो सिर्फ कहते हैं ना, जैसे एक कहावत है हमारे यहाँ, दिखाई की तेल, यानी सिर्फ दिखावे के लिए है वो, उसमें गुण होने चाहिए। इस सुंदरता, इस आजादी, उसकी सुंदर चाल ढाल, उसकी धन दौलत के अलावा उसके पास अच्छे गुण अवश्य होने चाहिए। गुण होंगे तो वो मित्र हमारे लिए फायदेमंद होगा, उससे हमारी जीवन की उन्नति निर्भर होती है उस पर हमारी। और अन्यथा अगर हम यही चीजें देखकर मित्रता कर रहे हैं, सुंदर चाल ढाल, तो समझ लो हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। ऐसे मित्र का जीवन में कोई फायदा नहीं है। अब ये मैंने आपको पूरे गद्यांश का जो है व्याख्या समझाने का प्रयास किया है। अब इसमें आप देखेंगे, ये आपकी अंतिम पंक्ति जो है, इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं, ये रेखांकित अंश है, इसकी आपको व्याख्या करनी होती है। जो रेखांकित अंश होता है, तो इसकी व्याख्या मैंने आपको बताया कि हमने अपने मन में, अब इस पंक्ति का ही एक व्याख्या एक बार फिर से मैं दोहरा रही हूं कि इस कल्पना से, ऐसी आदर्श कल्पना मित्र की जो हम अपने मस्तिष्क में करते हैं कि सुंदर चाल ढाल हो, हंसता चेहरा हो और बहुत सुंदर रंग रूप वाला वो हमारा मित्र हो, उसके पास खूब धन हो, दौलत हो, और वह खूब हंसी मजाक प्रसन्न चित्त स्वभाव वाला हो, जिससे हम अपने जीवन में आनंद उठा सकें। अगर हम ऐसे मित्र की कल्पना अपने मस्तिष्क में करते हैं तो वह व्यर्थ है, क्योंकि ये जीवन संघर्ष है, इसमें अनेक समस्याएं, झंझट यानी अनेक समस्याएं आती हैं। उसमें यदि हमें सद्गुणी मित्र मिल जाता है तो वो हमें सच्चा मार्ग दिखाएगा, हमारा मार्ग प्रदर्शन करेगा, हमारे सुख दुख में साथ देगा और हमारी हर समस्या का समाधान करने में हमारी मदद करेगा। तो वही मित्र हमारे लिए कामयाब है, उसी का हमारे जीवन में महत्व है। बाकी कल्पित आदर्श वाले मित्र का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जीवन में हमें मार्गदर्शक मित्र चाहिए, ना कि सुंदर चेहरा मोहरा रंग रूप वाला। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। आप इसमें और भी अपने शब्द जोड़ सकते हैं, लेकिन शब्द ये ना हो कि आप कोई भी कहानी, यानी इसी पंक्ति से संबंधित और विचार जो आपके मन में आए उसे आप व्याख्या में रख सकते हैं। व्याख्या का तात्पर्य यही होता है कि बात को खोलकर रख देना। ठीक है, तो ये आपका जो है गद्यांश, इसकी व्याख्या हुई। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपकी परीक्षा में कैसे आता है? जैसे ये गद्यांश है, बिल्कुल इसी तरीके से आता है। पहले गद्यांश दे दिया जाता है, फिर उसमें से कुछ पंक्तियां रेखांकित कर दी जाती हैं, जैसे ये आपकी नीचे वाली पंक्ति हो रखी है, तो उसमें आपको फिर उसी से गद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर नीचे दिए जाते हैं। प्रश्न उत्तर नहीं, प्रश्न दिए जाते हैं, जिनका उत्तर आपको देना होता है। जैसे आपका पहला प्रश्न क्या है? उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, मैंने पहले भी बताया है, हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि जब हम वीडियो आरंभ करते हैं तो आरंभ में ही हम उस जो भी आपका पाठ आ रहा है, जो कविता कहानी कुछ भी है, निबंध गद्य काव्य सभी के बारे में बता रही हूं मैं, कि हम पहले उसका परिचय लेते हैं, उसके विषय में बताते हैं, किसने वो लिखा है, क्या इसका नाम है, क्या शीर्षक है, शीर्षक यानी पाठ का नाम।
तो वो सारी चीजें हम पहले खोल करके बात करके फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो वही इसमें बता दिया गया। उपर्युक्त, उपर्युक्त का क्या अर्थ होता है? उपर्युक्त दो शब्दों से मिलकर बनना है, उपह युक्त। तो ऊपर जो सबसे ऊपर युक्त दिया गया है, यानी ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ यानी उसे इंग्लिश में कहते हैं, वैसे ये गद्यांश होता है। गद्य जमा अंश, यानी गद्य का अंश, हिस्सा। अंश का अर्थ होता है हिस्सा, और गद्य जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है वह गद्य कहलाती है। तो उपर्युक्त गद्यांश का पाठ कौन सा है? मित्रता। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं प्रारंभ में ही। और लेखक का नाम क्या बताया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, और वो शुरू में नाम भी लिखा हुआ था। ठीक है, ये इसका आपका पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। और उसके साथ कई बार दे देते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ भी वही होता है, परिचय, यानी पाठ का नाम और लेखक का नाम। ठीक है, फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब ये व्याख्या मैं 2 बार बता चुकी हूँ, एक बार पूरे गद्यांश के साथ, और फिर अंत में अंतिम पंक्ति की ही अकेले की मैंने व्याख्या बताई है आपको। फिर तीसरा प्रश्न होता है, बहुत से लोग मन में क्या कल्पना करते हैं? क्या कल्पना करते हैं? ये आपके गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। आप ढूंढेंगे तो आपको अवश्य मिलेगा। तो देखिए, यहाँ आप देखेंगे इस पंक्ति में, मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए, मित्र चाहना यानी मित्र बनाने की चाह रखते हुए, यानी जब हम मित्र बनाने के लिए तैयार होते हैं तो बहुत से लोगों के मन में आदर्श मित्र की कल्पना होती है। आदर्श मित्र कैसा? वो मैं बता चुकी हूँ कि सुंदर रंग रूप वाला, सुंदर चाल ढाल वाला, प्रसन्नचित्त, हंसी मजाक वाला, स्वतंत्र स्वभाव वाला और धन दौलत वाला, ऐसी कल्पना करते हैं ना। तो बहुत से लोग मन में क्या कल्पना करते हैं, वो हमारा ये प्रश्न का उत्तर हुआ। और ऐसे ही प्रश्न और भी, ये नहीं है कि जो सामने आ गए, पहला वाला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ये तो इसी तरीके से आते हैं। लेकिन अंतिम जो प्रश्न है, इसकी जगह कुछ और भी प्रश्न बन सकते हैं, इसी गद्यांश से संबंधित बनेंगे। तो आप एक एक पंक्ति से निकालने का प्रयास करें, स्वयं करें, क्योंकि आपको तभी ये चीज अच्छे से समझ में आएगी, करना आएगा, प्रश्न बनाने आएंगे, और उनके उत्तर आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। तो ये हमारा गद्यांश पूरा हुआ। आगे चलते हैं। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। तो क्या बताते हैं शुक्ल जी कि मित्र केवल उसे नहीं कहते। किसे मित्र नहीं कहते? जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें। प्रशंसा करना यानी तारीफ करना, यानी उस व्यक्ति के गुण तो हमें अच्छे लगते हैं, उसके अंदर गुण हैं, और उनकी हम प्रशंसा भी करते हैं, क्योंकि बेवजह हम किसी की बुराई क्यों करें। तो उस व्यक्ति के अंदर गुण हैं, हम उसके गुणों की प्रशंसा, तारीफ भी करते हैं। और पर क्या है? जिससे हम स्नेह ना कर सकें। स्नेह कहते हैं प्रेम, लेकिन हृदय से उससे हमें प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम हर किसी से थोड़ी ना हो जाता है। एक से एक विद्वान व्यक्ति हैं, एक से गुणी व्यक्ति हैं, लेकिन हर किसी से हमारा स्नेह संबंध या प्रेम का संबंध, प्रेम का रिश्ता नहीं जुड़ता है। तो लेखक ये बता रहे हैं कि भले ही हम उसके गुणों की तारीफ करें, परंतु हमें जब उससे प्रेम नहीं है तो वो हमारा मित्र नहीं हो सकता। जिससे हम छोटे मोटे काम तो निकालते जाएं, यानी जब हमें आवश्यकता पड़ती है अपना किसी काम, छोटा मोटा जैसा भी है, छोटा और मोटा बड़ा, छोटा बड़ा जैसा भी काम हमारा है, और हमें पता है इस सामने वाले इस व्यक्ति से हमारा काम पूरा हो सकता है, तो उससे हम अपना काम तो करवा लेते हैं, लेकिन हम उससे प्रेम नहीं करते, पर भीतर ही भीतर घृणा करते हैं। अंदर से घृणा कहते हैं नफरत, अंदर से हम उससे ईर्ष्या भाव रखते हैं, उससे नफरत करते हैं। हृदय से, भीतर ही भीतर, भीतर से मतलब है हृदय से, यानी हृदय से हम उससे नफरत करते हैं, उससे प्रेम नहीं करते। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर हम उससे अपने काम निकालते रहते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हर तरह के काम उससे हम बना लेते हैं। तो वह व्यक्ति हमारा मित्र नहीं
हो सकता, उसे मित्र हम नहीं कह सकते। मित्र का तात्पर्य यानी इन पंक्तियों से क्या समझ में आया? इस पंक्ति से हमें यही समझ में आया, यानी सच्चा प्रेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ हर पंक्ति में आपको क्या दिखाई दिया कि प्रेम का अभाव दिखाई दिया। तो प्रेम का अभाव यानी कमी दिखाई देने के कारण वो हमारा मित्र नहीं हो सकता। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान होना चाहिए। तो मित्र कैसा होना चाहिए? अब देखिए, ये आपकी रेखांकित पंक्ति भी है, तो ध्यान से इसकी व्याख्या को बहुत अच्छे से समझेंगे। मित्र, जिसे हम मित्र बना रहे हैं, वह कैसा होना चाहिए? सच्चे पथ प्रदर्शक के समान। सच्चा तो जानते हो, जिसमें बिल्कुल भी झूठ चालाकी ना हो। और पथ कहते हैं रास्ता, प्रदर्शक दिखाने वाला। वह मित्र कैसा होना चाहिए? हमें सच में, वास्तव में सही रास्ता दिखाए और जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। ये नहीं है कि हम यकीन, हमारा विश्वास यानी यकीन हमारा उस पर नहीं है, उस पर हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं, तो वह हमें सही रास्ता नहीं दिखा रहा है, तो वो हमारा मित्र नहीं हो सकता। भाई के समान होना चाहिए, और वह मित्र सच्चा और हमें सच्चाई का मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, और हम उस पर पूरा विश्वास कर सकें। हमने उसे कोई बात बताई तो ये नहीं कि उसने हमसे जब तो पूछ ली, जैसे कहते हैं ना, हंस के पूछ लिया, नहीं रो के पूछ लिया और हंस के उड़ा दिया, नहीं, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। सच्चा मित्र वही है कि हमारे मन की बात उसने सुनी और सुन करके किसी के सामने जिक्र नहीं किया, और हमारी जो गलती थी उसे भी उसने बताया, गलती भी नहीं छिपाई। छिपाने वाले कभी मित्र नहीं होते। हमारी कमियों को जो दबाएं वो मित्र नहीं होते, बल्कि वो हमें सुधरने का मौका दें, समाज में उस बात को कहकर हमारी हंसी ना उड़वाएं। वही विश्वसनीय होता है और वही मित्र कहलाता है। और कैसा होता है वो मित्र? भाई के समान भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे भाई भाई होते हैं ना, वैसे आपस में विचार नहीं मिले या किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, वो एक छोटी मोटी घटना आम हो गई। लेकिन जो सच्चा भाई होता, जो भाई होते हैं, अगर जरा सी भी एक भाई पर आंच आती है तो दूसरा भाई ऐसा खून खोल उठता है, यही कहते हैं रक्त के संबंध। तो भाई उसके सामने जा करके कूद जाता है और अपने भाई की हर प्रकार से रक्षा करता है, भले ही अपने प्राणों पर संकट क्यों ना आ जाए। तो जैसे भाइयों भाइयों में प्रेम होता है, वैसा ही प्रेम हमें उस मित्र से होना चाहिए। तो ये इसमें बताया कि भाई के समान तो प्रेम होना चाहिए, वह विश्वास पात्र भी होना चाहिए, और वह मित्र हमारा सच्चा मित्र होना चाहिए, और हमें जो सच्चा मार्ग दिखाए, सच्चाई का, अच्छाई का रास्ता दिखाता है, वही मित्र कहलाता है, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। तो वो मित्र कैसा हो? वो ऐसा होना चाहिए जिसे हम प्रीति कहते हैं, प्रेम पात्र, यानी प्रेम का पात्र, यानी उस योग्य हो कि जिसे हम अपना प्रेम दे सकें। प्रेम देने योग्य वह व्यक्ति होना चाहिए जो हमारा मित्र बने, है ना। तो प्रेम हम किसे करेंगे? जब उसमें वो गुण होंगे, वो अच्छाइयाँ होंगी, तभी तो हम उसे प्रीति पात्र बनाएंगे, अपने प्रेम का भाजन बनाएंगे। तो वो हमारा प्रेम का भागी तभी बन सकता है जब वो भी हृदय से हमसे प्रेम करे और हम उससे करें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। तो और क्या कहते हैं लेखक कि हमारे और हमारा मित्र दोनों के बीच में सच्ची तो आप जानते हैं जो बिल्कुल सत्य हो, सहानुभूति। अब ये सहानुभूति दो शब्दों से मिलकर बना है, सह जमा अनुभूति। सह कहते हैं साथ, अनुभूति अनुभव करना, साथ साथ अनुभव करने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। अब साथ साथ अनुभव कैसे? यानी अगर एक की खुशी है तो दूसरे को ऐसा लगे ये वास्तव में मेरे मित्र की नहीं, मेरी ही खुशी है, या एक को दुख है तो दूसरे को भी ऐसा लगे कि ये दुख मेरे मित्र का नहीं बल्कि मेरा ही दुख है। बिल्कुल हृदय से रिश्ते निभाएं, सुख दुख में एक साथ हर पल खड़े रहें, एक का सुख दूसरे का सुख, एक का दुख दूसरे का दुख। ऐसी अनुभूति, यानी ऐसी
अनुभव करने की शक्ति मित्रों के बीच होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक की हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। तो कहते हैं ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए, यानी ऐसी सहन करने की शक्ति या सहन अनुभव करने की शक्ति होनी चाहिए जिसमें एक का हानि कहते हैं नुकसान, लाभ कहते हैं फायदा, यानी एक का नुकसान हुआ तो दूसरे को ये लगे ये नुकसान इसका नहीं बल्कि मेरा ही हुआ है। दूसरे को लाभ यानी फायदा हुआ है तो दूसरे को, मित्र को भी ये लगे कि ये लाभ मेरे मित्र का नहीं मेरा ही हुआ है, यानी खुशी हो उसे उतनी कि अरे मेरे मित्र का इतना फायदा हुआ है, तो वो बिल्कुल मित्र की तरह ही उसकी खुशी मनाए और महसूस करे। ऐसे ही दुख को, हानि को करे, ऐसे ही लाभ को करे। तो इस तरह से जब एक दूसरे के लाभ हानि को, फायदे नुकसान को दूसरा अपना समझेगा, तभी वह सच्चा मित्र है। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। और क्या बताते हैं शुक्ल जी कि मित्रता करने के लिए, दोस्ती करने के लिए यह आवश्यक यानी जरूरी नहीं है कि मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों, यानी जो कार्य कहते हैं काम को, तो जो काम एक मित्र करता है तो दूसरा भी वही कर रहे। मान लिया कि अब आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो ये आवश्यक नहीं है कि आपका मित्र वही बनेगा जो पढ़ाई कर रहा हो, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे पढ़ाई बचपन में ही छोड़ देते हैं तो वो कुछ काम सीख लेते हैं, अपने घर में करने लगते हैं, लेकिन अगर आपके विचार मिल जाते हैं तो क्या होता है, मित्रता हो जाती है। तो काम एक जैसे होना भी आवश्यक नहीं है, अलग अलग काम हो सकते हैं। और क्या आवश्यक नहीं है, या एक की रुचि, मतलब एक ही रुचि के हों दोनों। रुचि कहते हैं स्वभाव, यानी दोनों का स्वभाव, रुचि स्वभाव भी नहीं कहेंगे, रुचि कहेंगे पसंद, यानी एक की जो पसंद है वह दूसरे की भी वही पसंद हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि दोनों की पसंद एक ही होगी तभी मित्रता होगी, नहीं, अलग अलग पसंद वाले भी मित्र होते हैं। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। उसी प्रकार लेखक कहते हैं, और इसी तरह जैसे पसंद एक होना आवश्यक नहीं है, उसी तरह से प्रकृति कहते हैं स्वभाव, और आचरण, जो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार होता है वो भी समान हो, यानी दोनों मित्रों का एक जैसा स्वभाव हो, एक जैसा आचरण हो, ये भी आवश्यक नहीं है। वांछनीय कहते हैं जिसकी हमें इच्छा हो, तो दोनों की इच्छाएं या पसंद एक जैसी हो, दोनों का स्वभाव एक सा हो, दोनों का आचरण एक जैसा हो, ये भी आवश्यक नहीं है। इसकी भी वांछनीय आवश्यकता नहीं है कि दोनों एक जैसे हों हर प्रकार से। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। तो और बताते हैं लेखक कि दो भिन्न कहते हैं अलग अलग, प्रकृति यानी स्वभाव, दो अलग अलग स्वभाव वाले मनुष्यों में बराबर प्रीति, यानी उनमें बराबर, जितना प्रेम एक का है दूसरे का भी उतना ही प्रीति यानी प्रेम, दोनों में बराबर प्रेम रहता है, भले ही उनके स्वभाव अलग अलग हों, और दोनों में मित्रता भी होती है, चाहे वो अलग स्वभाव के हों चाहे एक जैसे के हों। वो तो सिर्फ एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना पर ही निर्भर करती है ये मित्रता। इस गद्यांश से हमें समझ में आ रहा है, यानी हमें सच्चा प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे से सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, एक के नुकसान को दूसरा अपना ही नुकसान समझे, एक के फायदे को दूसरा अपना ही फायदा समझे, सुख दुख में दोनों बराबर साथ साथ खड़े रहें, भले ही वो अलग अलग स्वभाव के हों, अलग अलग आचरण के हों, और भले ही उनमें उनका स्वभाव बिल्कुल भी ना मिलता हो, दोनों की पसंद अलग हो, परंतु उनमें फिर भी प्रेम और मित्रता बनी रहती है। ये इस गद्यांश में बताने का प्रयास किया गया है। अब ये आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी वजह से समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। अब हम देखेंगे इसकी प्रश्न। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ और लेखक का नाम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं।
हर गद्यांश में ये प्रश्न अवश्य आता है। एक ही पाठ का है तो उसमें दोनों चीज, लेखक का नाम भी पाठ भी सेम ही रहेंगे, एक जैसे ही रहेंगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये मैं आपको बता चुकी हूँ व्याख्या करते हुए, मैंने विशेष रूप से तभी बताया था कि अब ये रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या आपको सही से समझनी है। अपने शब्दों को भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। मित्रों में परस्पर कैसा भाव रहना चाहिए। अब ये आपके गद्यांश से संबंधित है कि कैसा स्वभाव रहना चाहिए। परस्पर कहते हैं आपस में, कैसा भाव रहना चाहिए? सच्चे प्रेम का, मित्र का, भाई जैसा स्नेही होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। ये सारे भाव आपस में एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, तभी आप मित्र हो सकते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये हुए। इसी के साथ प्रत्येक पंक्ति से और भी प्रश्न बन सकते हैं, आप उनको ढूंढें और करें। अगर कोई दिक्कत आती है, समझ नहीं आता है, तो मुझसे पूछें। इसके साथ हमारा ये वाला गद्यांश भी हुआ। अब आगे चलते हैं और आगे क्या बताते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। राम, आप जानते हैं भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण जी का उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया है मित्रता के संबंध को, कि राम कैसे थे? धीर यानी बड़े ही धैर्यशाली, गंभीर, शांत प्रकृति यानी स्वभाव के थे। राम बड़े ही धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे। और लक्ष्मण कैसे थे? उग्र, उग्र यानी बड़ी तेजी से, बड़ी जल्दी से क्रोधित होने वाले, उद्यत, उत्तेजित हो जाने वाले स्वभाव के थे। तो लक्ष्मण बहुत जल्दी क्रोधित होते थे और बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते थे छोटी सी बात से ही। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़, अत्यंत यानी बहुत अधिक, प्रगाढ़ कहते हैं गाढ़ा स्नेह प्रेम था। दोनों भाइयों में बहुत अधिक गाढ़ा स्नेह था, प्रेम था, बहुत एक दूसरे से गहन प्रेम करते थे। उदार और उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। फिर दूसरा उदाहरण देकर के लेखक बताते हैं कि उदार यानी बड़े ही दयावान, उच्चाशय, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उच्च जमा आशय। उच्च कहते हैं बहुत ऊंचे, आशय विचार, बहुत ऊंचे महान विचारों वाला। और दयावान कर्ण, कर्ण का नाम आपने सुना होगा महाभारत में, जो कौन था? कुंती का ही पुत्र था, लेकिन दुर्योधन का परम मित्र था। तो बहुत ही दयावान और महान विचारों वाला कर्ण। और लोभी, लोभी यानी लालची, दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता ना थी। कुछ विशेष क्या, कुछ भी समानता नहीं थी। दुर्योधन बहुत ही लोभी, लालची, निकम्मी प्रवृत्ति का था। और कर्ण के बारे में आपको बता दिया कि कर्ण उदार भी थे और महान विचारों वाले थे, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। देखो, दोनों का स्वभाव अलग था बिल्कुल, फिर भी उनकी मित्रता अंत तक बनी रही, मृत्यु पर्यंत बनी रही। यह कोई बात भी नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता खूब निभी। तो यही लेखक बताते हैं, ये कोई भी बात नहीं है। मतलब हम कह ही नहीं सकते कि एक ही पसंद, एक ही स्वभाव के लोगों में मित्रता होती है, यानी ये बात बिल्कुल नहीं है। अलग अलग स्वभाव का उन्होंने उदाहरण दे दिया है आपको कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता खूब निभी। तो आप इस बात को बिल्कुल नहीं कह सकते कि एक ही स्वभाव और रुचि यानी पसंद के लोगों में मित्रता होती है, उनकी मित्रता खूब निभती है, यानी हमेशा बनी रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह कोई बात नहीं है और ये भी कोई बात मायने नहीं रखती कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो लेखक ने दोनों बात स्पष्ट कर दी है कि बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और पसंद के लोगों में मित्रता होती है या उनकी निभती है, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। तो और क्या बताते हैं लेखक
कि समाज में, इस समाज में हम रहते हैं, वहां क्या होता है, विभिन्नता, विभिन्नता यानी अनेकता, अनेक रूप देख करके, अनेकता देख करके लोग जो हैं एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, वो उसे अपनी ओर आकर्षित करता है, वो उसे अपनी ओर आकर्षित करता है, भिन्नता देखकर, अनेकता देखकर, अपने जैसे गुण नहीं बल्कि उसके अलग गुण देख करके। और क्या चाहते हैं हम कि जो गुण हमारे अंदर नहीं है, हम में नहीं है, नहीं हमारे अंदर जो गुण नहीं है, तो हम यही चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वे गुण हों जो हमारे अंदर नहीं है। क्यों चाहते हैं ऐसा हम? क्योंकि जो हमारे अंदर गुण है वो तो है ही, लेकिन जिनकी कमी है उन गुणों की हमारे उस मित्र से पूर्ति हो जाए, हमें उससे सहायता मिले, क्योंकि अपनी कमी के कारण हम अपना उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब ऐसा मित्र हमें मिल जाएगा जो हमारे अंदर जो अभाव है, जो कमी है, तो उससे हम अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। अभी आपकी रेखांकित पंक्ति आ गई है जिसकी आपको व्याख्या करनी होगी प्रश्न में। तो चिंताशील यानी जो हमेशा चिंता में ही शील लगे रहते हैं, यानी चिंतनशील उनका स्वभाव होता है। चिंता से मतलब ये नहीं है कि वो दुख की ही चिंता कर, चिंतनशील यानी वो विचारों में ही मग्न रहते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, उन्हें बाहर की दुनियादारी से ज्यादा लेना देना नहीं होता। अपने कहते हैं ना, अपने विचारों में खोए रहने वाले लोग, वो चिंताशील या चिंतनशील कहलाते हैं। तो जो चिंतनशील यानी एकाग्र चित्त जिन्हें आप कह सकते हैं, एकाग्र चित्त वाले जो मनुष्य होते हैं, वो प्रफुल्लित, प्रफुल्लित कहते हैं खिले हुए, यानी प्रसन्न चित्त, खुश मिजाज कह सकते हैं आप, खुश मिजाज चित्त यानी मन का साथ ढूंढता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं अपने आप में ही खोया रहता हूँ। कभी कभी आदमी ऊब जाता है एक ही तरह की चीज से, लेकिन वो क्या है, उसका स्वभाव है, तो उसको वो छोड़ नहीं सकता। तो वो ये देखता कि सामने वाला मुझे ऐसा मिल जाए कि वो हंसी मजाक करे, मेरा मन बहलाए, तो मेरा ध्यान उससे हट जाए। और थोड़ा सा ध्यान जो है जब हटता है, दूसरी तरफ जाता है, तो मन में एक अलग ही अनोखी शक्ति का संचार होता है। तो इसी कारण वह एकाग्र चित्त या चिंतनशील मनुष्य हमेशा प्रसन्न चित्त का साथ ढूंढता है, प्रसन्न चित्त मन वाले को ढूंढता है, ताकि वो उसका मनोरंजन कर सके, उसके मन को खुश कर सके। और निर्बल, निर नहीं है बल, ताकत जिसमें, अर्थात कमजोर, कमजोर व्यक्ति बली, बली कहते हैं बलवान, जिसमें बल हो, ताकत हो, उसे बली कहते हैं। तो कमजोर व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति ताकतवर का साथ ढूंढता है। क्यों? निर्बल को कोई भी कहीं भी झपट देता है, कोई भी डांट दे और मार दे तो बेचारा वो डर के मारे, क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं है, तो वो उसके बात का उत्तर नहीं दे सकता। सामने कोई भी आजकल चलता है ना, से बच्चे करते हैं कि बड़ी अकड़ में आ जाते हैं, दादा बन जाते हैं। तो जो कमजोर देखता है उसे तुरंत उसका गिरेबान पकड़ा और हिला दिया। अब वो बेचारा क्या करे, उसकी मजबूरी है, क्योंकि बराबरी करने की ताकत उसमें नहीं है। अगर उसने कोशिश की तो वो पिटेगा बेचारा, तो इसके कारण वो उसे चुप रहना पड़ता है। तो वो अपने मन में क्या सोचता है, मुझे ऐसा मित्र मिले जो ताकतवर हो और मेरी बात का वो उत्तर ऐसे लोगों को, इन मजबूत लोगों को, बलवानों को दे सके। इस कारण वो बलवान व्यक्ति का साथ ढूंढता है। ऐसे धीर यानी जो धैर्यशाली लोग होते हैं, जिनके अंदर बहुत धैर्य होता है, वो उत्साही यानी जिनके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह भरा होता है, ऐसे व्यक्तियों का साथ या मित्रता ढूंढते हैं। क्योंकि धैर्यशाली क्या होते हैं, वैसे उनके अंदर बहुत धैर्य होता है, हर बात को वो सहन कर जाते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना उत्साह नहीं होता कि उछल के उसके काम को करें। अगर उन्हें उत्साही मित्र मिल जाता है, कह रहे हैं अरे तेरे अंदर तो बहुत ताकत है, चल ऐसा करते हैं, तो उसे जबरदस्ती उठा करके वो अपने साथ लगा करके जीत हासिल कर लेता है। अब जैसे आप लोग हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, अब आपसे मतलब ये मत समझना कि सारे एक जैसे हैं, नहीं। कक्षा में 50 बच्चे हैं तो सब अलग अलग स्वभाव के होते हैं। उनमें कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि जिन्हें पढ़ना वढ़ना लिखना बहुत पसंद है, तो कुछ तो एकांतता में वो बैठ के अपने पढ़ते रहते हैं, अपने आप में ही लगे रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं तो पढ़ूं ही, तुम्हें भी पढ़ाऊं। अरे क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, चलो किताब उठा के, आज क्लास में टीचर नहीं आए हैं, चलो हम किताब उठा के अपना ये काम कर लेते हैं। तो वो खुद भी करेंगे और तुम्हें भी उत्साहित करेंगे, तो उसे कहेंगे उत्साही। तो तुम्हारे अंदर
धैर्य है, तुमने समझा, हर चीज को जाना, लेकिन चलो कर लेंगे आराम से, क्योंकि स्फूर्ति तुम्हारे अंदर वो वाली नहीं है, उत्साह नहीं है कि अभी काम किया जाए। तो हमेशा जो धैर्यशाली लोग होते हैं, इसी कारण वो उत्साही का साथ ढूंढते हैं। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। अब फिर यहाँ लेखक ने उदाहरण देकर आपको समझाया कि उच्च यानी ऊंची आकांक्षा, आकांक्षा वाला, आकांक्षा कहते हैं इच्छा, प्रबल इच्छा होती है जिसमें, उसे आकांक्षा कहते हैं। तो महान उच्च आकांक्षी चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा, बड़े ही श्रेष्ठ उच्चाकांक्षी महत्वाकांक्षी राजा रहे हैं वो। तो वो युक्ति, युक्ति कहते हैं उपाय, तरीके, और उपायों के लिए चाणक्य, अब चाणक्य का नाम आपने अवश्य सुना होगा, चाणक्य बड़े ही कूटनीतिज्ञ थे। तो वो हमेशा अपनी कार्य को सफलता देने के लिए, शत्रुओं का दमन करने के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, यानी चाणक्य की ओर देखते थे। तो जो चंद्रगुप्त थे वो कैसे थे, बहुत ही प्रबल इच्छाओं वाले थे कि उन्हें जो इच्छा होती थी कि इसे प्राप्त करने की, और बहुत ही धीर गंभीर भी थे, लेकिन अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए, अपनी सफलता के लिए वो नए नए युक्तियां, तरीके चाहिए, नए नए उपाय चाहिए, उसके लिए वो हमेशा चाणक्य की ओर देखते थे कि चाणक्य मेरी मदद करें, क्योंकि चाणक्य तो कूटनीतिज्ञ समझते हैं, कूटनीतिज्ञ थे। कूट कहते हैं कठोर, नीति यानी नियमों की ज्ञाता, कठोर नियमों के ज्ञाता। अब नियम तो होते हैं, लेकिन उसे कठोरता से पालन करना, उसको कैसे पालन कराना है, ये रास्ता हमेशा चंद्रगुप्त को चाणक्य ही बताते थे। और नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अब अकबर के बारे में आपने सुना होगा, ये हमारे देश में सम्राट रहे हैं। तो वो कैसे थे, नीति विशारद, नीति यानी नियमों के विशारद, ज्ञाता, विद्वान। जो नीति के विद्वान थे अकबर, वो हर काम में चतुर थे। जैसे चंद्रगुप्त चाणक्य का मुंह ताक रहे हैं, अकबर को किसी का मुंह ताकने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो स्वयं ही नीति निपुण थे। परंतु मन बहलाना, हर समय तो नहीं नीतियों से काम चलता है, मन को भी विश्राम चाहिए, उसकी थकान को दूर करने के लिए, मन को प्रफुल्लित करने के लिए भी कुछ समय होना चाहिए, कुछ हमारे सामने ऐसा होना चाहिए कि हमारा मन प्रसन्न हो, और फिर उसमें जब हम मन प्रसन्न होता है, मनोरंजन करते हैं, इसलिए तो करते हैं जिससे मन को फिर से पुनः शक्ति मिले, स्फूर्ति मिले। तो उसी लिए अकबर भी अपने मन को बहलाने के लिए, मन को प्रफुल्लित करने के लिए बीरबल, उनके दरबारी कवि थे, और बड़े ही हंसी मजाक, कवि नहीं थे, नवरत्न, उनके अकबर के दरबार में 9 व्यक्ति थे जिन्हें नवरत्न के नाम की उन्होंने उपाधि दी थी। तो उनमें थे बीरबल। तो बीरबल बहुत ही हंसी मजाक वाले थे, बहुत ही मजाकिया, प्रसन्नचित्त थे। तो अकबर का मन हमेशा वो ऐसे ही हंसी मजाक की बातें कर करके प्रसन्नचित्त करते थे। इसी कारण अकबर को जब मन बहलाने का मन करता था तो वो बीरबल की ओर देखते थे, यानी बीरबल का साथ करते थे, और इस कारण अकबर और बीरबल में मित्रता थी। तो ये आपका गद्यांश का पूरी व्याख्या मैंने समझाने का प्रयास किया है। ये व्याख्या इसकी पूरी हुई। अब इससे संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपका वही है, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको समझा चुकी हूं। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, चंद्रगुप्त और अकबर किनका मुंह ताकते थे और क्यों ताकते थे। अभी हमने अंतिम पंक्तियों में यही पढ़ा था कि उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, यानी चंद्रगुप्त किसका मुंह ताकता था, चाणक्य का। और क्यों ताकता था, युक्ति और उपायों के लिए। युक्ति यानी अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए जो तरीके, युक्ति का मतलब तरीके, जो उपाय थे उनके लिए देखता था। और अकबर किसका मुंह ताकते थे, बीरबल का। और क्यों ताकते थे, अपने मन को बहलाने के लिए। ये गद्यांश आपका ये भी पूरा हुआ, प्रश्नोत्तर पूरे हुए।
अच्छा, इनसे संबंधित और भी प्रश्न आप निकल सकते हैं, तो उन्हें निकाल के अवश्य करें, क्योंकि जरूरी नहीं है अंतिम प्रश्न यही आए, बदल भी सकता है। इसलिए आप हर गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न बनाने का प्रयास करें। फिर उत्तर भी, जब अगर आपने व्याख्या अच्छे से समझ लिया है तो उत्तर तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये मित्रता शीर्षक जो है हमने कर लिया है 3 गद्यांश। बाकी शेष रहा है अभी, उसे हम अगली वीडियो में करेंगे और सारा काम आप लोग बहुत ध्यान से करें। इसी के साथ यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर 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 करें। इसी के साथ धन्यवाद।